कहा जाता है सफलता सार्वजनिक उत्सव है और असफलता व्यक्तिगत शोक। यदि आप अपने जीवन में सफल होते हैं तो पूरा समाज आपके साथ होगा, आपकी सफलता के साथ होगा। और यदि आप किसी कारणवश असफल होते हैं तो उसका दुख सिर्फ आपको झेलना होगा, आपको महसूस करना होगा। इसलिए अपने जीवन में संघर्ष, त्याग, समर्पण और दृढ़ संकल्प के बदौलत अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और समाज में अपना उत्सव मनाइए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बुद्धि यानी इंटेलिजेंस से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आपको मेरा सुझाव है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा की गई है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। टीचिंग से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह इस सीरीज की 7वीं वीडियो है। इससे पहले के 6 वीडियोज़ में हम कुल 114 प्रश्न हल कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वह वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। आप उन पर क्लिक करके उन्हें वॉच कर सकते हैं। बुद्धि से संबंधित यह पहली वीडियो है। इस पर एक भाग और आएगा जिसमें लगभग 80 प्रश्न आएंगे। आज की इस वीडियो में हम कुल 40 प्रश्न हल करेंगे। कुल मिलाकर बुद्धि के इस टॉपिक पर लगभग 120 प्रश्न हम हल करेंगे। सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। वीडियो को आराम से अंत तक देख लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन है। एक परिभाषा है, पूछा गया है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह किसकी है? इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। वुडवर्थ, टर्मन, वुड्रो या बिने। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन है। यह कथन किसका है यह बताना है। वुडवर्थ, टर्मन, थॉर्नडाइक या स्टर्न। यदि आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो आप अवश्य ही जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 टर्मन। टर्मन ने कहा था बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह इनके द्वारा दी गई बुद्धि पर एक प्रसिद्ध परिभाषा है। कई बार इस प्रकार के कोटेशन, स्टेटमेंट या परिभाषाएं पूछी जाती हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, यह परिभाषा दी। परिभाषा क्या है? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। टर्मन, बिने, वुड्रो या वुडवर्थ। हमें सही जवाब को बताना है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 वुड्रो। वुड्रो ने कहा था बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। मुझे लगता है आप प्रश्न के उत्तर को आसानी से समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन कहा है। छोटी सी परिभाषा है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। किसने कहा? गाल्टन, स्टर्न, रायबर्न या बंकिंघम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बंकिंघम ने कहा था सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। कई बार यह परिभाषा पूछी जाती है, आप इन्हें नोट कर लीजिए क्योंकि कई बार ये कोटेशन, स्टेटमेंट या परिभाषाएं एग्जाम में पूछी गई हैं। यहाँ पर पूछा गया है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह किसने कहा? यह भी एक परिभाषा है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ऑप्शन है गाल्टन, काल्विन, थॉर्नडाइक या विनी। इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर एक गाल्टन। गाल्टन ने कहा था बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है, यह कहा है। यह भी एक परिभाषा है। यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। ऑप्शन है उड्रो, डियरबॉर्न, टर्मन या वुडवर्थ। सही उत्तर को क्लिक करना है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, डियरबॉर्न ने कहा था बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। इन परिभाषाओं को आप नोट कर लीजिए। यहाँ से एग्जाम्स में यह कई बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन निम्न में से किसका है? तो बुद्धि से संबंधित चार शब्द किसने दिए, जिसमें पहला था ज्ञान, दूसरा था आविष्कार, तीसरा था निर्देश और चौथा था आलोचना। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, रायबर्न, अल्फ्रेड बिने या बंकिंघम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीन, अल्फ्रेड बिने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने कहा था बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। अल्फ्रेड में भी चार शब्द हैं और इन्होंने ये चार शब्द दिए थे। चार अक्षर हैं अल्फ्रेड में, तो ये चार शब्द इन्होंने दिए थे। ध्यान में रख लीजिए, कई बार यह परिभाषा पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है, यह कथन है। यह भी एक परिभाषा है। इसमें पूछा गया है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। यह किसने कहा? यह कथन किसका है? स्टर्न, थॉर्नडाइक, विने या वुडवर्थ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, स्टर्न। विलियम स्टर्न ने कहा था बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्धि में दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। यह कथन संबंधित है। यह भी एक परिभाषा है और इसमें कहा गया है कि बुद्धि में दो तत्व होते हैं, एक ज्ञान की क्षमता और दूसरा निहित ज्ञान। यह किसने कहा? पिंटनर, रायबर्न, बंकिंघम या हेनमान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर चार, हेनमान ने कहा था बुद्धि में दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह बुद्धि से संबंधित पहली वीडियोज है। इस टॉपिक पर हम लगभग 120 से भी ज़्यादा प्रश्न हल करेंगे। अगली वीडियोज में लगभग 80 प्रश्न हम लेकर आएंगे, आप वेट कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। यह किसने कहा है? एक परिभाषा है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ऑप्शन है रायबर्न, थॉर्नडाइक, गाल्टन या टर्बन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो, थॉर्नडाइक ने कहा था सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। आप इसके जवाब को समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस सीरीज में यह 7वीं वीडियोज है। 6 वीडियोज पहले आ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप उनके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन संबंधित है। एक परिभाषा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने
और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह कथन संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है गाल्टन, काल्विन, रायबर्न या थॉर्नडाइक। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 रायबर्न है। यह परिभाषा किसकी है? रायबर्न की। ध्यान में रख लीजिए, नोट कर लीजिए, कई बार पूछी जा चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर पूछा गया है, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। यह किसने कहा? यह भी एक परिभाषा है और इस परिभाषा में कहा गया है कि यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य यानी अनुकूलन करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। ऑप्शन है काल्विन, गाल्टन, पिंटनर या थॉर्नडाइक। प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 काल्विन। यह काल्विन का कथन है यानी काल्विन की परिभाषा है, आप ध्यान में रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। मैंने सभी परिभाषाओं को, सभी कथनों को इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की है ताकि प्रश्न कहीं से भी आए आप गलत ना कर सकें। यहाँ पर पूछा गया है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। यह निम्न में से किसने कहा? परिभाषा क्या है? जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। विकल्प हैं थॉर्नडाइक, पिंटनर, काल्विन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पिंटनर। पिंटनर द्वारा दी गई परिभाषा है यह, आप ध्यान में रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार की परिभाषाएं कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। यहाँ पर पूछा गया है, बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यता नहीं है जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, वरन अनेक विभिन्न योग्यताओं का योग है। यह परिभाषा दी है। परिभाषा काफ़ी आसान है, थोड़ा सा समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यता नहीं है, यानी एक नहीं है, जो सब परिस्थितियों में समान रूप से कार्य करती है, वरन यह अनेक विभिन्न योग्यताओं का योग है, यानी बुद्धि में अनेक विभिन्न योग्यताएं होती हैं, ऐसा कहा गया है। यह परिभाषा किसने दी है? रैक्स और नाइट ने, गाल्टन ने, स्टर्न ने या कोलेसनिक ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। यह परिभाषा दी है कोलेसनिक ने। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप परिभाषा को ध्यान में रख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी शोध करने के बाद, कई पुस्तकों का सहारा लेने के बाद इस वीडियो को तैयार किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है, बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी की एक सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। यह किसका कथन है? ध्यान में रख लीजिए, इस प्रकार की परिभाषा पूछी जा सकती है। बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी की एक सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है। विकल्प हैं कोलेसनिक, रैक्स और नाइट, गैरिट या थॉर्नडाइक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 रैक्स और नाइट ने यह परिभाषा दी है। ध्यान में रख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्या पूछा गया है देख लीजिए। बुद्धि के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा सही है या है? बुद्धि से संबंधित 3 कथन दिए गए हैं यहाँ पर, हमें इनमें से सही कथन को ढूंढना है। एक भी सही हो सकता है या एक से अधिक भी सही हो सकते हैं। पढ़ लेते हैं। पहला, सीखने की योग्यता बुद्धि है, एकदम सही। अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है, बुद्धि में अमूर्त चिंतन होता है। अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता बुद्धि है, ये भी सही है।
इस प्रकार उपरोक्त सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त 3 विकल्प बुद्धि के संबंध में सही हैं। सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए। इस प्रकार यदि बुद्धि से संबंधित कोई विशेषता पूछी जाती है तो आप सही कर पाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है, बुद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर पूछा गया सही नहीं है, ध्यान से देख लीजिए। पहला, समस्या समाधान करने की योग्यता, एकदम सही। बुद्धि के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, बिल्कुल सही। बुद्धि के माध्यम से आप अनुभव प्राप्त करते हैं और अनुभव से लाभ उठा सकते हैं, इस प्रकार की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। मूर्त चिंतन की योग्यता या संबंधों को समझने की योग्यता, ये भी सही है। आप बुद्धि के माध्यम से संबंधों को समझ सकते हैं, लेकिन मूर्त चिंतन की योग्यता नहीं है, बल्कि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, बल्कि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि को आप देख नहीं सकते, यह अमूर्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बुद्धि की विशेषता नहीं है। फिर से प्रश्न में क्या पूछा गया है, नहीं है। किसकी विशेषता, बुद्धि की। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, एकदम सही। बुद्धि क्या है, किसी भी व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान नहीं करती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यदि आपने प्रश्न को ध्यान से देख लिया तो आप उत्तर को पकड़ चुके होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान नहीं करती है। ये गलत है, बल्कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, करती है होना चाहिए था। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, ये सही होता। यहाँ पर नहीं शब्द है, इसलिए गलत है। बाकी बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति एकदम सही है। बुद्धि पर वंशानुक्रम यानी आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही। और बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण भी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है, वकील यानी एडवोकेट, डॉक्टर, दार्शनिक, फिलोसफर, कलाकार, चित्रकार, कवि, साहित्यकार, कहानीकार में निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि मुख्यतः विद्यमान होती है। ध्यान से देख लीजिए। कोई वकील है, डॉक्टर है, दार्शनिक है, कलाकार है, चित्रकार है, कवि है, साहित्यकार है या कहानीकार है, इस प्रकार के व्यक्तियों में किस प्रकार की बुद्धि मुख्यतः विद्यमान होती है या पाई जाती है। विकल्प है अमूर्त, मूर्त, यांत्रिक या गामक। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अमूर्त। इनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, और मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक बुद्धि कहते हैं और मूर्त बुद्धि को ही गामक बुद्धि कहते हैं। यानी मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि, यह 3 एक ही हैं। और अमूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि भी कहते हैं, स्थूल। और मूर्त बुद्धि को यांत्रिक या गामक आप मान सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है, कारीगर, वास्तुकार, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता में निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि मुख्यतः विद्यमान होती है। कोई कारीगर है, कोई वास्तुकार है, मैकेनिक है, इंजीनियर है, औद्योगिक कार्यकर्ता है, तो इस प्रकार के व्यक्तियों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। विकल्प हैं अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मूर्त बुद्धि। तो कोई कारीगर होगा, वास्तुकार होगा, मैकेनिक होगा, इंजीनियर होगा या औद्योगिक कार्यकर्ता होगा, इस प्रकार के जो भी व्यक्ति होंगे उनमें मूर्त बुद्धि पाई जाएगी। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए। मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि कहते हैं, ये भी आप
समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है या कहते हैं? तो वही प्रश्न आ गया जिस पर मैं डिस्कस कर रहा था कि किस प्रकार की बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। आप प्रश्न का उत्तर समझ चुके होंगे। सामाजिक बुद्धि को, अमूर्त बुद्धि को, मूर्त बुद्धि को या उपरोक्त सभी को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मूर्त बुद्धि को। मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक या दिखाई देने वाली बुद्धि भी इसे कहते हैं। ठीक है, आप इसे समझ लीजिए। आगे इससे संबंधित और भी प्रश्न आएंगे। 120 से भी अधिक प्रश्न इस टॉपिक पर आएंगे। सेकंड पार्ट में 80+ क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, आप वेट कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किसने बुद्धि के 3 प्रकार बताए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों का नाम दिया गया है, 2 मनोवैज्ञानिकों का नाम दिया गया है। हमें बताना है कि इनमें से किसने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। गैरिट, थॉर्नडाइक, उपरोक्त दोनों ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों ने। आपको ध्यान दिला दूं, गैरिट ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। कौन कौन? पहली मूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि, तीसरी सामाजिक बुद्धि। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। और थॉर्नडाइक ने भी यही बताया। थॉर्नडाइक ने कौन कौन बताए? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और तीसरे को इन्होंने यांत्रिक बुद्धि कहा, यांत्रिक या सामाजिक। तो मूर्त, अमूर्त और यांत्रिक। यांत्रिक को सामाजिक भी कहा है। तो दोनों का सेम है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। सामाजिक को थॉर्नडाइक ने क्या कहा? यांत्रिक बुद्धि। इसीलिए जो मूर्त बुद्धि है, मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। मैं उसको आपको बता चुका हूं। यहां पर पूछा गया है, बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूल करने की सामर्थ्य है, यह कथन है। बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूलन करने की सामर्थ्य है, यह कथन किसका है? वेल्स, टर्मन, विने या स्टर्न। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, स्टर्न। विलियम स्टर्न ने कहा, बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूलन करने की सामर्थ्य है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए, यह परिभाषा भी कई बार पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्न में से कौन सा था? बुद्धि का परीक्षण के लिए यानी इंटेलिजेंट टेस्ट के लिए पहला टेस्ट यानी परीक्षण कौन सा था? बिने साइमन परीक्षण, बर्ट लंदन रिवीजन, टर्मन स्टैनफोर्ड परीक्षण या टर्मन स्केल परीक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बिने साइमन परीक्षण। बिने यानी अल्फ्रेड बिने और साइमन ने मिलकर बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण किया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1905 में इन्होंने यह किया था। आप जानते हैं बिने साइमन परीक्षण के बारे में आपने अवश्य पढ़ा होगा, सुना होगा। अगला प्रश्न है, पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है? पढ़े लिखे व्यक्ति यानी जो साक्षर होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों की बुद्धि के परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयोग किया जाता है? अवाचिक बुद्धि परीक्षण, वाचिक बुद्धि परीक्षण, अमूर्त बुद्धि परीक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वाचिक बुद्धि परीक्षण। वाचिक को कई बार शाब्दिक या भाषीय भी लिखा जाता है। वाचिक बुद्धि परीक्षण या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या भाषाई बुद्धि परीक्षण तीनों एक ही हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं यानी साक्षर होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों की बुद्धि के परीक्षण के लिए वाचिक बुद्धि परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है। और जो अक्षर ज्ञान नहीं रखते यानी निरक्षर होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके लिए अवाचिक, इसे अशाब्दिक कहेंगे, जिनमें मुख्य रूप से क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सम्मिलित होंगे। ठीक है, कोई चिन्ह होगा उसके माध्यम से उनकी बुद्धि का परीक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया?
बुद्धि का वैज्ञानिक मापन यानी वैज्ञानिक आधार पर मापन किसने किया? विलियम वुंड, टर्मन, ईस्टर्न या अल्फ्रेड बिने? प्रश्न का सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किया। और अल्फ्रेड बिने कहाँ के थे? फ्रांस के, फ्रांस पेरिस। और अल्फ्रेड बिने का जो काल है उसे माना जाता है 1905 से 1911, 1905 से 1911। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि परीक्षणों में मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु का प्रयोग यानी मेंटल एज का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1911, 1905, 1960, 1908। इस प्रश्न का सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1908 में किया गया था बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु का प्रयोग। ठीक है। जो अल्फ्रेड बिने और साइमन ने बुद्धि परीक्षणों के बारे में वैज्ञानिक आधार पर जो अपना कार्य किया था उसे उन्होंने 1905 में किया। इसमें 1908 और 1911 में संशोधन किया गया। जो दूसरा संशोधन था 1908 में संशोधन हुआ और 1911 में संशोधन हुआ। तो 1908 में बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को ज्ञात करने का सूत्र यानी फॉर्मूला किस मनोवैज्ञानिक अर्थात साइकोलॉजिस्ट ने दिया? थ्रस्टन, इन्होंने नहीं दिया। विलियम स्टर्न, विने या स्पीयरमैन? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विलियम स्टर्न ने दिया था बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र। तो आप इसे ध्यान में रख लीजिए। ठीक है। और उस समय इन्होंने दिया था मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, गुणा 100 नहीं दिया था। केवल क्या दिया था? मानसिक आयु यानी MA/CA, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, या जिसे रियल एज भी कहते हैं, वास्तविक आयु। अगला प्रश्न है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के कई सिद्धांत हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत। एक है त्रिकारक, ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा गया है? त्रिआयामी सिद्धांत। एक त्रिकारक है लेकिन यहाँ पर त्रिकारक नहीं पूछा गया, त्रिआयामी, या इसे कई बार त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं। त्रिविमीय, 3 डायमेंशन यानी त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या बिने? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने दिया था बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत, या इसे क्या कहा जाता है? बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए। आगे इससे संबंधित कई प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। जो सेकंड पार्ट्स इस वीडियो का आएगा, इस टॉपिक का आएगा, उसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है। आपको बुद्धि से संबंधित फिर किसी तीसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी इन 2 वीडियोज़ के बाद, क्योंकि लगभग 120 प्लस क्वेश्चन हम इन 2 वीडियोज़ में हल करेंगे। आज की इस वीडियो में 40 प्रश्न हैं, सेकेंड वीडियोज़ में 80 प्लस प्रश्न आएंगे। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किस सिद्धांत को बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है बुद्धि का जिसे बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है? त्रिखंड सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रितंत्रीय सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, त्रिआयामी सिद्धांत। अभी पिछले प्रश्न में हमने यही पढ़ा था। त्रिआयामी सिद्धांत दिया किसने था? गिलफोर्ड ने। और इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं। कई बार यहाँ पर त्रिआयामी ना लिखकर त्रिविमीय लिखा होगा, तो त्रिविमीय हो या त्रिआयामी हो, इसी को क्या कहते हैं? बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। और दिया किसने था? गिलफोर्ड ने।
मुझे लगता है प्रश्न के उत्तर को समझ चुके होंगे। त्रिखंड सिद्धांत तो आप जानते हैं स्पीयरमैन ने दिया था, जिसे त्रिकारकीय या त्रिखंड, तीन खंड, द्विकारक, तीन कारक ऐसा कहा जाता है, तो ये स्पीयरमैन का था। आगे के प्रश्न में हम विस्तार से पढ़ेंगे त्रिखंड सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रितंत्रीय सिद्धांत और त्रितत्व त्रिखंड को ही कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए। आगे इनसे संबंधित कई प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? अभी हम जिक्र कर रहे थे, तो इससे तीन खंड सिद्धांत या त्रिखंड सिद्धांत या तीन कारक सिद्धांत भी आप इसे कह सकते हैं। तो बुद्धि का तीन खंड सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? गिलफोर्ड, अल्फ्रेड बिने, इन दोनों ने नहीं दिया था। थर्स्टन ने भी नहीं दिया था, बल्कि दिया किसने था? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया और बाद में इसी में संशोधन करके उन्होंने एक कारक और जोड़ा, फिर इसका नाम क्या दिया? त्रिखंड सिद्धांत। ठीक है, स्पीयरमैन का था। मुझे लगता है समझ चुके होंगे। और स्पीयरमैन ने तीन कौन कौन से बताए थे? पहला तो उन्होंने बताया था सामान्य बुद्धि या सामान्य कारक, जिसे कहा जीएफ, जनरल फैक्टर, सामान्य कारक। दूसरा कहा उन्होंने विशिष्ट कारक यानी एसएफ, स्पेसिफिक फैक्टर। और तीसरा उन्होंने क्या कहा? सामूहिक कारक। तो सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और सामूहिक कारक, इसे कहा उन्होंने त्रिखंड सिद्धांत। और यदि ये ऊपर के दो हम जिक्र करें, कौन सा? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, तो इसे कहा द्विकारक या दो खंड सिद्धांत। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है, बुद्धि और विकास परस्पर होते हैं, इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट परस्पर होते हैं, परस्पर विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, बुद्धि और विकास परस्पर क्या होते हैं? प्रश्न का सही जवाब है एक दूसरे के पूरक। ठीक है, यानी जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी बुद्धि होगी तो विकास होगा, और विकास होगा तो उसकी बुद्धि विकसित होगी। तो बुद्धि से ही विकास होगा और विकास होने के लिए बुद्धि चाहिए। तो इस प्रकार यह एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान में रख लीजिए, कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है, अधिगम सिद्धांतों में वह कौन सा कारक है जो सबको एकीकृत करता है तथा निर्मितवादी सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है? प्रश्न को समझ लो। अधिगम यानी लर्निंग सिद्धांतों में वह कौन सा कारक है जो सबको एकीकृत करता है तथा निर्मितवादी सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है? इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है संरचना, समस्या समाधान, चिंतन या अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुभव यानी एक्सपीरियंस। अधिगम सिद्धांतों में वो कौन सा कारक है जो सबको एकीकृत करता है तथा निर्मितवादी सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है? तो वो है कौन सा कारक? एक्सपीरियंस यानी अनुभव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगली वीडियो का आप वेट कीजिए, तुरंत ही वह वीडियो अपलोड की जाएगी और उसमें हम 80+ प्रश्न हल करेंगे कम से कम। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? क्या पूछा गया? नहीं है। किसका प्रकार? बुद्धि का। मूर्त बुद्धि, यह तो बुद्धि का प्रकार है, इसी को यांत्रिक बुद्धि या गामक बुद्धि कहते हैं, आप समझ चुके होंगे। अमूर्त बुद्धि, यह भी बुद्धि का प्रकार है, क्योंकि बुद्धि अमूर्त ही होती है। तीसरा है मानसिक बुद्धि, यह कोई बुद्धि नहीं होती है। चौथा है सामाजिक बुद्धि, यह तो होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो मानसिक बुद्धि कोई प्रकार नहीं है। बाकी अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, यह बुद्धि के प्रकार हैं। थॉर्नडाइक और गैरिट ने इन्हें बताया था। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। अगला प्रश्न है, इंद्रिय ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? इंद्रिय ज्ञान द्वारा, ठीक है, यानी इंद्रियों के ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? अल्फ्रेड बिने, साइमन, विलियम वुंट या स्पीयरमैन? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विलियम वुंट ने। ठीक है,
तो इंद्रिय ज्ञान द्वारा बुद्धि की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? विलियम वुंड। ध्यान में रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, 150वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है अंत सचेत नाभि बोधन परीक्षण को किस मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्मित किया गया? ठीक है, अंत सचेत नाभि बोधन परीक्षण कोहलर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, बीएफ स्किनर या मॉर्गन एवं मूरे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मॉर्गन एवं मूरे ने अंध सचेतन नाभि बोधन परीक्षण निर्मित किया था। ठीक है, ध्यान में रख लीजिए, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट के 4 प्रश्न और हम हल करेंगे। आज की वीडियो में कुल 40 प्रश्न हल कर रहे हैं। अगली वीडियो में 80+ वीडियोज यानी क्वेश्चन हम हल करेंगे, वीडियोज नहीं क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है यंत्रों व मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि निम्न में से किस बुद्धि के कारण होती है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? यंत्रों व मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि निम्न में से किस बुद्धि की वजह से होती है या कारण से होती है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या उपरोक्त सभी। तो यदि आपने पिछले प्रश्न में ध्यान दिया है तो जो इंजीनियर होते हैं, मैकेनिक होते हैं, वास्तुकार होते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मूर्त बुद्धि। ठीक है, मूर्त बुद्धि की वजह से यंत्रों व मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता व रुचि हासिल होती है। तो समझ चुके होंगे आप प्रश्न के जवाब को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने कहा? छोटी सी परिभाषा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने कहा? स्टर्न, विलियम वुंड, अल्फ्रेड बिने या वंकिंघम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, वंकिंघम। वंकिंघम की एक परिभाषा हम फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं, लगभग इसी से मिलती जुलती है। तो ये दोनों परिभाषाएं इसी की हैं। इसी वीडियो में हमने वंकिंघम की 2 परिभाषा पढ़ ली, वह भी लगभग इसी की तरह है। ठीक है, तो आप ध्यान में रख लीजिए, ये परिभाषा या वह परिभाषा दोनों में से कोई भी पूछी जा सकती है और कई बार पूछी जाती है। आखिरी के 2 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया बुद्धि के 2 खंड सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट कारक SF होता है। SF यानी स्पेसिफिक फैक्टर, जिसे हिंदी में विशिष्ट कारक कहते हैं। तो बुद्धि के 2 खंड सिद्धांत दिया किसने था? स्पीयरमैन ने। तो 2 खंड सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट कारक यानी स्पेसिफिक फैक्टर होता है जन्मजात कारक, अर्जित कारक, मूर्त कारक या अमूर्त कारक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्जित कारक। ठीक है, तो व्यक्ति द्वारा जो अर्जित बुद्धि होती है उसी को हम विशिष्ट कारक कहते हैं यानी स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। और जो सामान्य कारक होता है जिसे GF कहते हैं, जनरल फैक्टर, वह व्यक्ति का जन्मजात कारक होता है। सामान्य कारक यानी जनरल फैक्टर क्या होता है? जन्मजात कारक। और विशिष्ट कारक क्या होता है? अर्जित कारक, यानी इसे व्यक्ति अर्जित करता है। और जो जन्मजात होता है वह क्या होता है? सामान्य कारक, जो व्यक्ति अनुवांशिक या वंशानुक्रम के माध्यम से प्राप्त करता है अपने पूर्वजों से, उसे कहते हैं सामान्य कारक यानी जनरल फैक्टर। और जो विशिष्ट कारक यानी स्पेसिफिक फैक्टर है उससे व्यक्ति अर्जित करता है अपने ज्ञान, अपने अनुभव के माध्यम से। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा। यहाँ पर पूछा गया है बुद्धि के 2 खंड सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का सामान्य कारक GF होता है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था विशिष्ट कारक। यहाँ पर पूछा गया है 2 खंड सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का सामान्य कारक, जिससे GF से डिनोट करते हैं, अर्थात जनरल फैक्टर होता है जन्मजात कारक, अर्जित कारक, मूर्त कारक या अमूर्त कारक।
प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जन्मजात कारक। तो यदि यहाँ पर विशिष्ट कारक आएगा तब उत्तर हो जाएगा अर्जित कारक, और यदि सामान्य कारक आएगा तब जवाब हो जाएगा जन्मजात कारक, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों से आनुवांशिक या वंशानुक्रम के माध्यम से प्राप्त करता है। तो आज की वीडियो में हमने कुल 40 प्रश्न हल किए। अगली आने वाली वीडियोज में हम 80 प्लस प्रश्न हल करेंगे, और इस प्रकार बुद्धि यानी इंटेलिजेंस टॉपिक पर लगभग 120 प्लस क्वेश्चन आंसर हम हल करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद इससे बाहर कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर लो, और यदि आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आप बताएं कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, जिसे त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं, वो किसने दिया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बी हैप्पी एंड स्माइली ऑल्सो।